दरबार में चहल पहल थी। दरबारी, अमीर उम्रा, सैनिक और विद्वान अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। अकबर का चेहरा आज कुछ अलग था, गंभीर भी था और शरारती भी। बीरबल ने दूर से ही अंदाजा लगा लिया था, आज बादशाह कुछ खास सोच कर आए हैं। बीरबल: जी जहांपनाह, आज हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं। एक ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। हम तैयार हैं हुजूर, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर मैं कहूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी हूं तो तुम क्या कहोगे? पूरा दरबार सन्न। बीरबल की मुस्कान और गहरी हो गई। जवाब देने की बजाय उन्होंने एक कहानी शुरू की। जहांपनाह, बीरबल बोले, आपके प्रश्न का उत्तर सीधे नहीं दूंगा, पर एक कहानी है जो शायद आपके प्रश्न का उत्तर बन जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक व्यक्ति था, नाम था गणेशदास। वो हमेशा कहता था, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं, जो पूछना है पूछ लो। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, पर वो खुद को श्रेष्ठ मानता रहा। एक दिन राज्य में प्रतियोगिता हुई, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन? गणेशदास फौरन पहुंचा और बोला, मुझे विजेता घोषित करो। दरबार के पंडितों ने सवाल पूछे। गणेशदास ने अजीबोगरीब जवाब दिए, लेकिन आत्मविश्वास ऐसा कि लोग चुप रह गए। आखिर राजा ने एक शर्त रखी, अगर तुम सबसे बड़े ज्ञानी हो तो खुद को गधा साबित करो। गणेशदास चौंका, महाराज, ये क्या कह रहे हैं? राजा हंस पड़ा, अगर तुम ज्ञानी हो तो ये भी जानते होगे कि ज्ञान की सबसे बड़ी निशानी है विनम्रता, और जब तक तुम खुद को सबसे बड़ा कहते रहोगे तब तक तुम ज्ञानी नहीं हो सकते। गणेशदास चुप। बीरबल बोले, जहांपनाह, ज्ञानी वो होता है जो अपने ज्ञान का ढिंढोरा न पीटे। आप तो बादशाह हैं, आपको तो विनम्रता का उदाहरण बनना चाहिए। अकबर मुस्कुरा दिए, जवाब मिल गया था। अकबर बोले, तुम कहना चाहते हो कि मैं ज्ञानी नहीं हूं? बीरबल झुके, हुजूर, आप ज्ञानी हैं, लेकिन सबसे बड़े ज्ञानी होने का दावा करना आपकी महानता को छोटा करता है। दरबार में एक दरबारी खड़ा हुआ, अब्दुल खां। बीरबल, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो? बीरबल मुस्कराए, नहीं जनाब, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं जानता। अब पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने मजाक में कहा, बीरबल, तुमने तो हमें चुप ही करा दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच वही होता है जो बिना शोर के भी असर कर जाए। अकबर ने सोचा, चलो बीरबल को थोड़ी और परीक्षा ली जाए। बीरबल, अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो बताओ, ये 3 प्रश्नों का उत्तर दो। 1. आकाश का सबसे भारी तारा कौन सा है? 2. इंसान बिना खाए कितने दिन जीवित रह सकता है? 3. वो कौन सी चीज है जो खुद को देख नहीं सकती? बीरबल ने पलक झपकते ही जवाब दिए। 1. जहांपनाह, सबसे भारी तारा। वो है आपकी निगाहों में जो बीरबल को सबसे भारी पड़ता है। 2. इंसान बिना खाए 30 दिन रह सकता है, लेकिन बिना अकबर की इजाजत एक पल भी नहीं। 3. आंख, खुद को नहीं देख सकती, लेकिन दूसरों की दुनिया देखती है। अब तो खुद अकबर भी हंसी रोक नहीं पाए। अगले दिन अकबर ने दरबार में एक सुनहरी तलवार रखवाई। ये तलवार है, जो भी खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है वो आकर इसे उठा ले। एक एक कर दरबारी आए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, तलवार को न उठाकर बोले, जहांपनाह, ये तलवार किसी ज्ञानी के लिए नहीं, बल्कि उस मूर्ख के लिए है जो खुद को ज्ञानी समझता है। अकबर बोले, तो इसे कोई नहीं उठा सकता? बीरबल बोले, कोई नहीं, अगर वो वास्तव में ज्ञानी है। अकबर बोले, फिर इसे यहां क्यों रखा गया? बीरबल, ताकि हम जान सके कि ज्ञान ढोल बजाने से नहीं, सोचने से आता है। अकबर ने आखिर स्वीकार किया। बीरबल, आज तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि जब बात समझ की आती है तो तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, हम सब सीखते रहते हैं,
मैं भी हर दिन आपसे सीखता हूं। पर कभी कभी कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो चुप्पी में ही मिलते हैं, और आज आपने वो चुप्पी अपनाई। यही आपकी महानता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। निष्कर्ष, जब चुप्पी सबसे ऊंचा जवाब बनी, उस दिन के बाद अकबर ने कभी खुद को सबसे ज्ञानी नहीं कहा। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने हमें चुप तो कराया, पर वो चुप्पी हमें सोचने पर मजबूर कर गई। बीरबल मुस्कराए। कभी कभी हंसी और मौन दोनों मिलकर सबसे बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। कहानी एक दिन बादशाह अकबर के मन में आया कि क्यों न दरबारियों की ईमानदारी और समझदारी की परीक्षा ली जाए। वे रोज की तरह अपने सिंहासन पर बैठे थे और पूरे दरबार में गूंजती आवाज में बोले, हम चाहते हैं कि हर कोई सच्चा और ईमानदार बने। इसलिए आज से एक नया नियम होगा। दरबार में वही आएगा जिसने आज सुबह झूठ नहीं बोला हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। ये एक विचित्र और खतरनाक शर्त थी। दरबारियों में खुसर पुसर शुरू हो गई। हर कोई डर गया कि कहीं कोई पुरानी बात या मजाक भी झूठ में न गिन लिया जाए और उन्हें सजा न मिल जाए। पर बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, बीरबल, क्या तुमने आज सुबह झूठ नहीं बोला? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये बताने से पहले मुझे कुछ पूछने की इजाजत दीजिए। अकबर ने सिर हिलाया। पूछो। बीरबल बोले, क्या आपने कभी किसी दिन झूठ नहीं बोला? अकबर हंसकर बोले, बीरबल, हम बादशाह हैं, हमारा हर शब्द हुक्म है, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। बीरबल ने झुककर कहा, तो क्या मैं ये मान लूं कि आज तक आपने कभी भी कोई सफेद झूठ मजाक में भी नहीं कहा? अकबर थोड़े असहज हुए, लेकिन बोले, बात तो सही है, कभी कभी मजाक में कुछ कह देते हैं। बीरबल मुस्कराए, तो जहांपनाह, आप भी उस नियम के अंतर्गत आते हैं। दरबारियों में हल्की हंसी गूंज गई। बीरबल ने फिर कहा, अगर हर इंसान को हर झूठ पर दरबार से निकाला जाए तो कल से ये दरबार खाली होगा। यहां कोई नहीं बचेगा, शायद खुद बादशाह भी नहीं। एक दरबारी ने कहा, पर बीरबल, क्या तुमने आज सुबह झूठ नहीं बोला? बीरबल बोले, मैंने आज एक बच्ची से कहा कि उसके गुड़िया जैसी लग रही है, जबकि वो बिल्कुल उलझे बालों में थी। अब बताइए, क्या वो झूठ था या एक भावनात्मक समर्थन? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या तुम मानते हो कि तुमने झूठ बोला? बीरबल ने सिर झुकाया। अगर भावनाओं को झूठ माने तो हां। अकबर ने सोचा, ये तो बड़ी गहराई की बात है। अकबर ने फैसला किया कि बीरबल को एक परीक्षा में डालना चाहिए। बीरबल, अगर तुम सच बोलने के इतने पक्षधर हो तो बताओ, क्या तुम मुझे हमेशा सच कहते हो? बीरबल, जहांपनाह, मैं हमेशा वो कहता हूं जो जरूरी होता है। हर सच हर समय कहना बुद्धिमानी नहीं होती। अकबर, तो फिर तुम भी झूठे हुए। बीरबल मुस्कुराए, अगर किसी बीमार को यह बताना कि वो जल्द ठीक हो जाएगा उसे जीने की आस देता है तो मैं वो झूठ भी बोलूंगा। पर क्या आप उसे झूठ कहेंगे? अकबर निरुत्तर हो गए, लेकिन चुप न रह सके। अगले दिन अकबर ने बीरबल से कहा, कल तुमने कहा कि हर इंसान कभी न कभी झूठ बोलता है, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में यही कह सकता हूं? बीरबल मुस्कुराए, जरूर कहिए। अकबर बोले, तो फिर तुम भी झूठे हुए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हां, लेकिन उसी बात को आपने अपनी बातों में भी स्वीकार किया। अकबर चौंके, क्या मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, आपने स्वयं स्वीकार किया कि कभी कभी मजाक में झूठ कह देते हैं, और आज आपने मुझे झूठा कहा, जबकि कल आपने मुझे सबसे समझदार कहा था। अब बताइए, कौन सी बात सच थी? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, जहां सच और झूठ को केवल शब्दों में नापा जाए वहां हर कोई दोषी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति समय, परिस्थिति और उद्देश्य को देखकर बोले वही बुद्धिमान होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे मेरी ही बातों में उलझा दिया,
पर सिखाया भी बहुत कुछ। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, यही तो मेरा धर्म है, सच कहना, लेकिन इस तरह कि वो चुभे नहीं, बल्कि सिखा जाए। अंतिम भाग, एक नई समझ। उस दिन के बाद अकबर ने वो नियम वापस ले लिया और घोषणा की, हम अपने दरबार में केवल सच की नहीं, समझ की भी इज्जत करते हैं, क्योंकि बिना समझ का सच भी तलवार बन सकता है। और इस तरह बीरबल ने न केवल बादशाह को उसकी बातों में फंसाया, बल्कि उसे चुपचाप एक गहरा पाठ भी पढ़ा दिया। कहानी 2। एक शाम दरबार में किसी बात पर बहस छिड़ी हुई थी। विषय था चापलूसी और किसी से अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जाना पड़ सकता है। कुछ दरबारियों का मत था कि कभी कभी नाकाबिल और मूर्ख लोगों की भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए। इसी संदर्भ में किसी ने हिंदी की मशहूर कहावत का जिक्र छेड़ दिया, जरूरत पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। इस कहावत पर दरबार में हंसी के फव्वारे छूट पड़े। बादशाह अकबर भी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बात तो पते की है, कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहते हुए भी किसी नालायक की खुशामद करनी पड़ती है, पर यह सिर्फ कहावत की बात है। असलियत में भला कोई गधे को बाप क्यों और कैसे बनाएगा? तभी बीरबल से जलने वाले एक दरबारी, मुल्ला दो प्याजा के भाई, मुल्ला निजामुद्दीन, जिन्हें अपनी अक्ल पर बड़ा गुमान था, ने मौका देखकर कहा, आलम पनाह, कहावतें यूं ही नहीं बनती, जरूर किसी ने कभी ऐसा किया होगा। और जहां तक राजा बीरबल की चतुराई की बात है, मुझे तो लगता है कि अगर बादशाह सलामत हुक्म दे तो ये शायद ये कारनामा भी कर दिखाए। मुल्ला का इरादा साफ था, बीरबल को एक ऐसी असंभव चुनौती में फंसाना जिससे वो निकल न सके और पूरे दरबार में उनकी खिल्ली उड़े। अकबर को ये विचार बड़ा मजेदार लगा। उन्हें बीरबल की बुद्धि पर पूरा भरोसा था, लेकिन ये चुनौती वाकई टेही खीर थी। उन्होंने शरारती मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। क्यों बीरबल, क्या कहते हो? क्या तुम इस कहावत को सच साबित कर सकते हो? क्या तुम एक गधे को अपना बाप बना सकते हो? पूरा दरबार उत्सुकता से बीरबल के जवाब का इंतजार करने लगा। मुल्ला निजामुद्दीन और उनके साथी मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें यकीन था कि इस बार बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। भला कोई जीते जागते गधे को अपना बाप कैसे बना सकता है? यह तो सरासर बेवकूफी और नामुमकिन बात थी। बीरबल की स्वीकृति और शर्त। बीरबल ने बादशाह और दरबारियों पर एक नजर डाली। वो उनके चेहरों पर छाई उत्सुकता, उपहास और चुनौती को पच सकते थे। वो मुल्ला की चाल को भी समझ रहे थे। लेकिन बीरबल भला चुनौतियों से कब डरते थे? उन्होंने शांत भाव से चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए जवाब दिया, आलम पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। आपने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरा करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। दरबार में आश्चर्य भरी फुसफुसाहट फैल गई। क्या बीरबल सच में ये करने को तैयार है? मुल्ला निजामुद्दीन ने तंज कसा, कोशिश करेंगे? राजा बीरबल, ये कोई मामूली काम नहीं है। ये गधे को बाप बनाने का मामला है। सिर्फ बातें बनाने से नहीं होगा। बीरबल ने मुल्ला की ओर देखकर कहा, मुल्ला जी, आप चिंता न करें। जब बीड़ा उठाया है तो उसे पूरा भी करेंगे। लेकिन जहांपनाह, मेरी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? अकबर ने पूछा, कैसी शर्त? हुजूर, बीरबल ने कहा, यह काम बड़ा ही धैर्य और समय मांगने वाला है। गधे जैसे सीधे जानवर को साधना और उसे इस स्तर तक लाना कि वह, खैर, आप समझ ही रहे हैं, इसमें वक्त लगेगा। मुझे इसके लिए कम से कम 3 महीने का समय और शाही खजाने से प्रतिदिन 5 सोने की मोहरें चाहिए होंगी, ताकि मैं उस विशेष गधे की उचित देखभाल, खान पान और प्रशिक्षण का इंतजाम कर सकूं। 5 मोहरें रोज, वो भी एक गधे पर खर्च करने के लिए। दरबार में फिर से हलचल मच गई। खजांची इनायत खान का तो मुंह ही खुला रह गया। मुल्ला निजामुद्दीन और उनके साथियों को लगा कि बीरबल हार मानने से पहले शाही खजाने को चूना लगाने की फिराक में है। अकबर कुछ सोच में पड़ गए।
रोज की 5 मोहरें बड़ी रकम थी, लेकिन उनकी उत्सुकता चरम पर थी। वो देखना चाहते थे कि बीरबल आखिर करते क्या है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम्हें 3 महीने का समय और रोज 5 मोहरें मिलेंगी। लेकिन याद रहे, अगर 3 महीने बाद तुम गधे को अपना बाप साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें पूरे दरबार के सामने 10 कोड़ों की सजा मिलेगी और तुम्हें मिली सारी मोहरें ब्याज समेत वापस करनी होंगी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जहां अपना गधे की तलाश और प्रशिक्षण का हास्यास्पद दौर। अगले ही दिन से बीरबल अपने मिशन पर लग गए। उनका पहला काम था एक योग्य गधे की तलाश करना। वो आगरा शहर और आसपास के गांवों में घूमने लगे। वो ऐसा गधा चाहते थे जो दिखने में हट्टा कट्टा हो, लेकिन स्वभाव से उतना ही अड़ियल और जिद्दी हो। कई गधों को देखने के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसा गधा मिला जो उनकी कसौटी पर खरा उतरता था। वो एक धोबी का गधा था। नाम था शेरू। शेरू अपनी ताकत के साथ साथ अपनी जिद और अड़ियलपन के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। धोबी खुद उससे परेशान रहता था। बीरबल ने धोबी को अच्छी कीमत देकर शेरू को खरीद लिया और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने शेरू के लिए एक आरामदायक अस्तबल बनवाया, उसकी साफ सफाई का खास ध्यान रखा और उसके खाने पीने का शाही इंतजाम किया। उसे रोज हरी हरी दूब, चना, गुड़ और न जाने क्या क्या खिलाया जाने लगा। धोबी के यहां रूखा सूखा खाने वाला शेरू अब शाही मेहमान बन चुका था। अब शुरू हुआ प्रशिक्षण का दौर। बीरबल रोज सुबह शाम शेरू के पास जाते, घंटों उसके साथ बिताते। वो उसे प्यार से सहलाते, उससे बातें करते, उसे घुमाने ले जाते। शहर के लोग और दरबारी ये देखकर हैरान थे। राजा बीरबल, शहंशाह के सबसे बुद्धिमान सलाहकार, एक गधे की सेवा में लगे हुए थे। मुल्ला निजामुद्दीन और उनके साथी अक्सर छिप छिप कर बीरबल की इन हरकतों को देखते और उनका मजाक उड़ाते। देखो तो, राजा साहेब गधे को नहला रहे हैं। अरे, आज तो बीरबल गधे से बातें कर रहे थे जैसे वो सचमुच उनका बाप हो। लगता है राजा बीरबल का दिमाग फिर गया है। ऐसी बातें पूरे शहर में फैलने लगी। बीरबल इन सब बातों से बेपरवाह अपने काम में लगे रहे। उन्होंने एक खास तरीका अपनाया। वो रोज शेरू के सामने एक किताब लेकर बैठ जाते और जोर जोर से उसे पढ़ते। पढ़ते पढ़ते जब वो पन्ना पलटते तो शेरू को खाने के लिए उसकी मनपसंद चीज जैसे गाजर या गुड़ का टुकड़ा देते। शुरू शुरू में शेरू को कुछ समझ नहीं आया, वो बस खाने पर ध्यान देता। लेकिन धीरे धीरे हफ्तों की लगातार कोशिश के बाद शेरू के दिमाग में ये बात बैठने लगी कि जब बीरबल किताब का पन्ना पलटते हैं तभी उसे खाने को मिलता है। अब जैसे ही बीरबल पन्ना पलटने का इशारा करते या किताब को हिलाते, शेरू उम्मीद भरी नजरों से उनकी ओर देखने लगता और अपना मुंह आगे कर देता। बीरबल की योजना का यह पहला चरण सफल रहा था। देखते देखते 3 महीने का समय पूरा होने वाला था। पूरे आगरा शहर में इस बात की चर्चा थी कि क्या बीरबल अपनी चुनौती पूरी कर पाएंगे? क्या वो सचमुच गधे को अपना बाप साबित कर देंगे? दरबार में भी गहमा गहमी थी। मुल्ला निजामुद्दीन और उनके साथी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल ने शाही खजाने से मोहरें तो खूब ऐंठी, लेकिन अब उनकी असलियत सामने आ जाएगी और उन्हें कोड़ों की सजा भुगतनी पड़ेगी। अकबर खुद भी बहुत उत्सुक थे। वो जानना चाहते थे कि बीरबल ने इन 3 महीनों में आखिर क्या तैयारी की है और वो कैसे इस असंभव को संभव बनाने वाले हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया। बीरबल ने बादशाह को संदेश भिजवाया कि वो अपनी चुनौती पूरी करने के लिए तैयार है और दरबार में गधे के साथ उपस्थित होना चाहते हैं। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आम जनता को भी ये अनोखा नजारा देखने की इजाजत दी गई थी। एक तरफ उत्सुकता थी तो दूसरी तरफ संदेह और उपहास का माहौल। जब बीरबल सजे धजे गधे शेरू की लगाम थामे दरबार में दाखिल हुए तो कुछ लोग हंस पड़े, कुछ हैरान रह गए।
शेरू शाही खान पान खाकर और भी हट्टा कट्टा और चिकना हो गया था। मुल्ला निजामुद्दीन ने आगे बढ़कर कहा, तो राजा बीरबल, आज फैसला हो ही जाए। लाइए, मिलवाइए हमें अपने पिताजी से। दरबार में फिर से हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल शांत रहे। उन्होंने बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? क्या तुमने गधे को अपना बाप बना लिया? बीरबल ने जवाब दिया, जी जहांपनाह, मैंने अपना वादा निभाया है। ये गधा अब साधारण गधा नहीं रहा। तो साबित करो। अकबर ने आदेश दिया। बीरबल का मास्टर स्ट्रोक, कहावत का चतुर प्रयोग। बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। दो सेवक एक बड़ी सी भारी भरकम जिल्द लगी हुई किताब लेकर आए और उसे बीरबल के सामने एक चौकी पर रख दिया। ये कोई धार्मिक या ज्ञान की किताब लग रही थी। बीरबल ने शेरू को किताब के पास खड़ा किया और खुद उसके सामने बैठ गए। उन्होंने किताब खोली और जोर जोर से कुछ पढ़ने का नाटक करने लगे। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। मुल्ला और उनके साथी समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल ये क्या कर रहे हैं। बीरबल ने एक पन्ना पढ़ा, फिर उन्होंने पन्ना पलटने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने पन्ना पलटा, शेरू ने अपनी आदत के अनुसार तुरंत अपना सिर किताब के ऊपर झुका दिया, जैसे वो भी पढ़ रहा हो या कुछ समझ रहा हो। दरबार में लोग हैरान रह गए। ये गधा किताब पढ़ रहा है। बीरबल ने दूसरा पन्ना पढ़ा, फिर पलटा। शेरू ने फिर वही किया, किताब पर सिर झुकाया। बीरबल ने ऐसा 3-4 बार किया और हर बार शेरू ने किताब पर सिर झुकाया। अब बीरबल खड़े हो गए और बादशाह अकबर की ओर मुड़े। देख लिया जहांपनाह? अकबर थोड़े भ्रमित थे। देख तो लिया बीरबल, तुम्हारा गधा किताब पर सिर झुका रहा है, जैसे पढ़ रहा हो। ये तुमने उसे सिखाया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इससे ये कैसे साबित होता है कि तुमने उसे अपना बाप बना लिया? मुल्ला निजामुद्दीन ने कहा, हां बीरबल, ये तो बस एक जानवर को सिखाया हुआ करतब है। इसका बाप बनाने से क्या लेना देना? तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो। अब आया बीरबल का असली दाव। उन्होंने चेहरे पर बड़ी गंभीरता लाते हुए कहा, जहांपनाह और मेरे विद्वान साथियों, आप लोग मुद्दे को समझ नहीं रहे हैं। उन्होंने शेरू की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ये जो प्राणी आपके सामने खड़ा है, ये है तो गधा ही। इसमें अक्ल नाम की चीज नहीं है। इसे न दुनिया की समझ है न ज्ञान की। लेकिन फिर भी अपनी बात मनवाने के लिए, इससे ये छोटा सा काम करवाने के लिए कि ये किताब पर सिर झुकाए, मुझे 3 महीने तक इसकी सेवा करनी पड़ी। इसे अच्छे से अच्छा खिलाना पड़ा, इसे नहलाना धुलाना पड़ा, इसकी हर जरूरत का ध्यान रखना पड़ा, इसे प्यार से पुचकारना पड़ा। बीरबल रुके। उनकी नजरें मुल्ला निजामुद्दीन पर टिकी थी। सोचिए, एक निरीह बेअक्ल जानवर से अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए मुझे कितनी खुशामद करनी पड़ी, कितनी मिन्नतें करनी पड़ी, कितनी बार इसे प्यार से बेटा बेटा या कहें बाप बाप कहकर मनाना पड़ा होगा। इसकी हर जिद पूरी करनी पड़ी। अब बीरबल ने अपनी आवाज बुलंद की और पूरे दरबार को संबोधित करते हुए कहा, तो जहांपनाह, आप ही बताइए, जब किसी नासमझ, जिद्दी और मूर्ख प्राणी से अपनी बात मनवाने के लिए उसकी इतनी खुशामद करनी पड़े, उसकी इतनी जी हुजूरी करनी पड़े, तो क्या इसी को गधे को बाप बनाना नहीं कहते? बीरबल की बात खत्म होते ही दरबार में पहले तो एक पल का सन्नाटा छा गया। लोग उनके तर्क की गहराई को समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर जैसे ही उन्हें बीरबल की चतुराई और कहावत का सही इस्तेमाल समझ आया, पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बादशाह अकबर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वो जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी आंखों से पानी निकल आया था। वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी अक्ल को। क्या खूब कहावत का मतलब समझाया है। तुमने गधे को सचमुच का बाप तो नहीं बनाया, लेकिन हां, अपनी बात मनवाने के लिए जो तुमने उसकी सेवा और खुशामद की है, उसे देखकर तो यही लगता है कि तुमने वाकई
गधे को बाप बना लिया। हा हा हा। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहावत के शाब्दिक अर्थ को छोड़कर उसके लाक्षणिक अर्थ को पकड़ लिया था और उसे ही अपनी चुनौती का आधार बनाया था। उन्होंने ये साबित कर दिया था कि किसी मूर्ख या जिद्दी से काम निकलवाने के लिए की गई अत्यधिक खुशामदी असल में गधे को बाप बनाना है। मुल्ला निजामुद्दीन और उनके साथियों का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वे बीरबल को फंसाने चले थे, लेकिन बीरबल ने उन्हीं की चुनौती का इस्तेमाल करके न सिर्फ अपनी बुद्धि का लोहा मनवाया, बल्कि उन्हें निरुत्तर और अपमानित भी कर दिया। उनकी सारी हैकड़ी निकल गई थी। वे समझ गए थे कि बीरबल से पार पाना उनके बस की बात नहीं। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम सच में लाजवाब हो। तुम्हारी सोच और समझ का कोई मुकाबला नहीं। तुमने न सिर्फ अपनी चुनौती पूरी की, बल्कि हम सबको हंसाया भी और एक कहावत का सही मतलब भी सिखा दिया। तुम अपने इनाम के हकदार हो। बादशाह ने बीरबल को शर्त के अनुसार इनाम दिया और साथ ही उनकी चतुराई के लिए अतिरिक्त उपहार भी दिए। शेरू गधे को भी उसकी सेवाओं के लिए शाही अस्तबल में जगह मिल गई। ये किस्सा सालों तक अकबर के दरबार और आम लोगों के बीच हंसी और बीरबल की बुद्धि की मिसाल के तौर पर सुनाया जाता रहा। यह हमें सिखाता है कि भाषा और कहावतों में कितनी शक्ति छिपी होती है और कैसे चतुराई से उनका प्रयोग करके मुश्किल से मुश्किल और हास्यास्पद लगने वाली चुनौतियों का भी सामना किया जा सकता है। और हाँ, ये भी कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले अक्सर खुद ही उसमें गिरते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर का अनुरोध। दोस्तों, उम्मीद है आपको अकबर और बीरबल का ये मजेदार और हंसी वाला किस्सा बीरबल ने कैसे साबित किया गधे को बाप बनाना सुनकर खूब मजा आया होगा। बीरबल की चतुराई और कहावत को समझाने का उनका अनोखा तरीका वाकई कमाल का था, है ना? अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपके चेहरे पर मुस्कान आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक जरूर दीजिए। आपका हर लाइक हमें ऐसी ही और गुदगुदाने वाली ज्ञानवर्धक कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। आपको इस कहानी में सबसे ज्यादा हंसी कब आई? क्या आप बीरबल के तर्क से सहमत हैं या आपको शेरू गधे पर तरस आया? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके मजेदार कमेंट्स पढ़ने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हां, इस हंसी और चतुराई भरी कहानी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और हर उस इंसान के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें जो अकबर बीरबल के किस्सों के दीवाने हैं। हंसी और ज्ञान बांटने से ही बढ़ते हैं। अगर आप अकबर बीरबल की और भी ऐसी ही चटपटी, मजेदार और बुद्धिमानी से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे मिस न हो। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कहानी 3। मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में आगरा के किले से हिंदुस्तान की तकदीर लिखी जा रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनकी दूरदर्शिता, न्यायप्रियता और ज्ञान की प्यास ने उन्हें इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया था, अपने भव्य दरबार में विराजमान थे। नवरत्नों की मंडली से सुसज्जित ये दरबार बुद्धि, कला और राजकाज का अद्भुत संगम था। इस मंडली के सबसे चमकदार सितारे थे राजा बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी, व्यवहारिक ज्ञान और किसी भी गुत्थी को सुलझाने की कला ने उन्हें न सिर्फ बादशाह का प्रिय मित्र और सलाहकार बनाया था, बल्कि आम जनता के बीच भी उनकी कहानियां प्रेरणा का स्रोत थी। आमतौर पर अकबर का दरबार हंसी खुशी, बौद्धिक बहसों और न्याय के फैसलों से गूंजता रहता था। अकबर खुद भी जीवन के हर रंग का आनंद लेने वाले, जिज्ञासु और ऊर्जावान शासक थे। लेकिन पिछले कुछ समय से फिजा बदली हुई थी। बादशाह अकबर, जो हमेशा उत्साह और आत्मविश्वास से भरे रहते थे, आजकल कुछ खोए खोए, उदास और बोझिल नजर आ रहे थे। उनके चेहरे की रौनक गायब थी।
माथे पर चिंता की लकीरें स्थायी हो गई थी और उनकी आवाज में पहले जैसी कड़क और आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। वह दरबार में बैठते तो थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और होता। मंत्रियों की रिपोर्टें सुनते हुए ऊंघ जाते, फरियादियों की दलीलें अनसुनी कर देते और कभी कभी तो छोटी सी बात पर भी झुंझला उठते। शाम को होने वाली संगीत और शेरो शायरी की महफिलें भी उन्हें रास नहीं आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे सल्तनत का विशाल बोझ अब उनके कंधों पर असहनीय हो गया हो। दुनिया जीतने वाला, बड़ी बड़ी जंगें फतह करने वाला शहंशाह जैसे अपने ही मन की उलझनों से हार रहा था। दरबारी चिंतित थे, हकीम परेशान थे और ज्योतिषियों के पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। सब महसूस कर रहे थे कि बादशाह किसी गहरी निराशा या अवसाद के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन कारण क्या था ये कोई नहीं जानता था। कुछ लोग इसे सल्तनत की बढ़ती समस्याओं का दबाव मानते, कुछ निजी जीवन की किसी अनदेखी पीड़ा का अनुमान लगाते, तो कुछ इसे सिर्फ मौसम का असर कहकर टाल देते। लेकिन बीरबल जानते थे कि मामला इतना सतही नहीं है। बीरबल, जो अकबर के मिजाज और उनकी आत्मा को शायद सबसे बेहतर समझते थे, बादशाह की इस हालत से बहुत विचलित थे। उन्होंने देखा कि अकबर अब समस्याओं को चुनौती की तरह नहीं, बल्कि एक अंतहीन, थका देने वाले बोझ की तरह देख रहे थे। उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही थी और उनके चेहरे पर एक अजीब सी पराजय और निराशा का भाव था, जैसे वह किसी अदृश्य दीवार से टकराकर रुक गए हों। बीरबल जानते थे कि इस स्थिति का हल किसी दवा या तावीज में नहीं, बल्कि बादशाह की सोच और उनके नजरिए में बदलाव लाने में है। उन्होंने सही मौके का इंतजार किया और एक शाम, जब अकबर अपने पसंदीदा बाग आराम बाथ में अकेले खामोश टहल रहे थे, बीरबल उनके पास पहुंचे। आलम पनाह, गुस्ताखी माफ, पर कई दिनों से देख रहा हूं आपके दिल पर कोई भारी बोझ है, बीरबल ने बड़ी नरमी से कहा। अगर इस नाचीज दोस्त को बताने लायक समझे तो शायद मन हल्का हो जाए। अकबर ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया, बस चलते रहे। फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, क्या बताए बीरबल, कभी कभी लगता है ये सब व्यर्थ है। ये सल्तनत, ये शानो शौकत, ये दिन रात का परिश्रम, किस लिए? समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। एक मसला सुलझाओ तो 10 नए खड़े हो जाते हैं। कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं बगावत, कहीं साजिशें, प्रजा की उम्मीदें, दरबारियों की महत्वाकांक्षाएं, दुश्मनों की चालें, इन सब के बीच हम पिसते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसी चक्की चला रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं। उनकी आवाज में गहरी थकान और निराशा थी। हमें अब किसी चीज में खुशी नहीं मिलती बीरबल। जीत भी फीकी लगती है और आराम भी बोझ। ऐसा लगता है जैसे हम एक अंधे कुएं में गिरते जा रहे हैं, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। समझ नहीं आता कि इन अंतहीन मुश्किलों का सामना कैसे करें। क्या यही जिंदगी है, बस समस्याओं के बोझ तले दबकर रह जाना? ये सुनकर बीरबल को अकबर की पीड़ा की गहराई का अंदाजा हुआ। ये सिर्फ थकान नहीं थी, ये एक गहरा अस्तित्वगत संकट था, जहां इंसान को अपने जीवन का उद्देश्य और मुश्किलों से लड़ने का हौसला ही नजर नहीं आता। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना, उनकी निराशा को महसूस किया। उन्होंने कोई उपदेश नहीं दिया, नहीं झूठी दिलासा। वो जानते थे कि ऐसे समय में शब्दों से ज्यादा अनुभव काम आता है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप एक ही तरह के मंजर को रोज रोज देखकर थक गए हैं। कभी कभी जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं तो हमें लगता है कि पूरी दुनिया ही वैसी है, लेकिन शायद हमें अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। एक अलग जगह से चीजों को देखने की जरूरत है। कैसे बदले नजरिया बीरबल? अकबर ने उदासी से पूछा। मुश्किलें तो वही रहेंगी, मुश्किलें वही रहेंगी हुजूर, बीरबल ने कहा, लेकिन उनसे निपटने का हमारा तरीका बदल सकता है। क्या आप कल सुबह मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा पर चलेंगे? महल और दरबार से दूर, एक ऐसी जगह
जहां शायद हमें आपकी इस उलझन का कोई सिरा मिल जाए। अकबर कुछ हिचकिचाए। उनका मन कहीं जाने का नहीं था, लेकिन बीरबल की आंखों में विश्वास और आग्रह देखकर वो मना नहीं कर सके। ठीक है बीरबल, देखते हैं तुम्हारी ये यात्रा हमें कहाँ ले जाती है। अगली सुबह भेष बदलकर अकबर और बीरबल शहर के बाहरी इलाके में बसे कुम्हारों की एक बस्ती में पहुंचे। सुबह का समय था। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और चाक घूमने की आवाज घुली हुई थी। बीरबल अकबर को एक अनुभवी वृद्ध कुम्हार की झोंपड़ी के बाहर ले गए, जो अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने में मग्न था। वे दोनों चुपचाप एक कोने में बैठ गए और कुम्हार को काम करते हुए देखने लगे। कुम्हार मिट्टी का एक बड़ा सा लोंदा चाक के बीच में रखता, उसे पानी से गीला करता और फिर घूमते हुए चाक पर अपने सधे हुए हाथों से उसे आकार देना शुरू करता। कभी वो मिट्टी को नीचे दबाता, कभी ऊपर खींचता, कभी उंगलियों से बारीक शाह बनाता। अकबर ये सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मिट्टी हमेशा कुम्हार की मर्जी के मुताबिक नहीं चलती थी। कभी वो ज्यादा गीली होती, कभी सूखी, कभी उसमें कंकड़ निकल आते, कभी कभी बड़ी मेहनत से बनाया बर्तन अंतिम रूप लेने से पहले ही टेढ़ा हो जाता या फट जाता। जब ऐसा होता तो कुम्हार एक पल के लिए रुकता, उस बिगड़े हुए बर्तन को देखता और फिर बिना किसी झुंझलाहट या निराशा के उस मिट्टी को वापस लोंदे में मिला देता और फिर से एक नया बर्तन बनाना शुरू कर देता। उन्होंने ये भी देखा कि कुछ बर्तन जो दिखने में साधारण थे, उन्हें वो अलग रखता, और कुछ जो सुंदर दिखते थे, उन्हें भी वो अलग रखता। फिर वो बने हुए बर्तनों को धूप में सूखने के लिए रखता और अंत में उन्हें आग की भट्टी आवा में पकने के लिए डालता। काफी देर तक ये सब देखने के बाद अकबर ने धीरे से बीरबल से पूछा, तुम हमें यहां क्यों लाए हो? बीरबल, एक कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते देखने में ऐसा क्या खास है जो हमारी मुश्किलों का हल बता सके? बीरबल मुस्कुराए। आलम पनाह, इस कुम्हार और इसके काम में ही आपकी सारी उलझनों का जवाब छिपा है। बस देखने वाली नजर चाहिए। उन्होंने कुम्हार से इजाजत लेकर उससे बात करनी शुरू की। बाबा, आप सालों से ये काम कर रहे हैं, क्या मिट्टी हमेशा आपकी मर्जी से चलती है? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, ये मिट्टी है, कोई शहंशाह का हुक्म नहीं जो आंख बंद करके मान ले। कभी नरम पड़ती है, कभी सख्त, कभी इसमें कंकड़ होते हैं, कभी हवा का बुलबुला रह जाता है। 100 बर्तन बनाओ तो 10 तो बिगड़ते ही हैं। तो जब बर्तन बिगड़ जाता है तो आपको गुस्सा नहीं आता, निराशा नहीं होती? बीरबल ने पूछा। गुस्सा? कुम्हार ने फिर हंसा। गुस्सा किस पर करे? मिट्टी पर या अपने हाथों पर? निराशा होकर भी क्या मिलेगा? बर्तन तो जुड़ नहीं जाएगा। हम तो बस उस बिगड़ी मिट्टी को वापस मिलाते हैं और सोचते हैं कि अगली बार क्या गलती नहीं करनी। हर बिगड़ा बर्तन भी कुछ सिखा कर ही जाता है। बीरबल ने पूछा, और ये जो आप बर्तनों को आग में पकाते हैं, इससे तो कई बर्तन चटक भी जाते होंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल चटकते हैं, कुम्हार ने कहा। लेकिन बिना आग में तपे मिट्टी पक्की कैसे होगी? बिना पके बर्तन तो जरा सी ठोकर से टूट जाए। ये आग ही तो है जो मिट्टी को ताकत देती है, उसे मजबूत बनाती है, भले ही इस प्रक्रिया में कुछ कमजोर बर्तन टूट जाएं। बीरबल का विश्लेषण, मुश्किलों से निकलने का रास्ता। कुम्हार से बात करने के बाद बीरबल अकबर की ओर मुड़े। उनके चेहरे पर एक गहरी समझ और शांति थी। देखा जहांपनाह, बीरबल ने कहा, यह कुम्हार और इसका चाक हमें जीवन और मुश्किलों के बारे में वो सबक सिखा रहे हैं जो शायद बड़ी बड़ी किताबें भी न सिखा पाए। अपूर्णता की स्वीकृति। पहली बात, यह कुम्हार जानता है कि जिस मिट्टी के साथ वो काम कर रहा है वो हमेशा आदर्श नहीं होगी। उसमें कमियां होंगी, अप्रत्याशित बाधाएं आएंगी। वो इसे स्वीकार करता है। ठीक वैसे ही हुजूर, जीवन में और सल्तनत चलाने में भी हमें हमेशा आदर्श परिस्थितियां या आदर्श लोग नहीं मिलेंगे। हमें उन्हीं के साथ काम करना सीखना होगा, उनकी कमियों को स्वीकार करना होगा
असफलता सीखने का हिस्सा है। दूसरी बात, जब कोई बर्तन बिगड़ जाता है तो कुम्हार निराश होकर बैठ नहीं जाता। वो उसे असफलता नहीं बल्कि प्रक्रिया का एक हिस्सा मानता है। वो उससे सीखता है और दोबारा कोशिश करता है। जहां अपना आपकी जिंदगी में या राजकाज में भी जब कोई योजना विफल होती है, कोई काम बिगड़ जाता है, तो उसे अंत मानकर निराश होने की जरूरत नहीं। वो एक सबक है। उस गलती से सीखें और नए सिरे से प्रयास करें। हर बिगड़ा बर्तन आपको पहले से बेहतर कुम्हार बनाता है। दबाव और चुनौतियां ताकत देती है। तीसरी बात, आग की भट्टी। कुम्हार जानता है कि मिट्टी को मजबूत और उपयोगी बनाने के लिए उसे आग की गर्मी और दबाव से गुजरना ही होगा। इसी तरह आलम पनाह, जीवन में आने वाली मुश्किलें, चुनौतियां और दबाव हमें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें पकाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो इन चुनौतियों का सामना कर लेता है, वही तपकर कुंदन बनता है, वही बर्तन उपयोगी बनता है। प्रक्रिया पर ध्यान दे, सिर्फ परिणाम पर नहीं। चौथी बात, कुम्हार सिर्फ सुंदर बर्तन बनाने पर ही ध्यान नहीं देता। वो मिट्टी को गूंथने, चाक चलाने, बर्तन को सुखाने और पकाने की पूरी प्रक्रिया का सम्मान करता है। जहां अपना अक्सर हम सिर्फ अंतिम परिणाम पर ध्यान देते हैं और उस तक पहुंचने की प्रक्रिया के संघर्ष, मेहनत और छोटी छोटी जीतों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें प्रक्रिया का भी आनंद लेना सीखना होगा। रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में सार्थकता ढूंढनी होगी। नजरिया बदले। और आखिरी बात, हुजूर, ये कुम्हार अपनी मिट्टी को बोझ नहीं समझता, बल्कि एक अवसर समझता है कुछ नया बनाने का, अपनी कला दिखाने का। आप भी अपनी सल्तनत की समस्याओं को एक अंतहीन बोझ की तरह क्यों देखते हैं? उन्हें एक अवसर की तरह देखिए। न्याय करने का अवसर, प्रजा की भलाई करने का अवसर, अपनी योग्यता साबित करने का अवसर, कुछ बेहतर बनाने का अवसर। जब आप समस्याओं को बोझ की जगह अवसर की तरह देखेंगे, तो आपका नजरिया खुद ब खुद बदल जाएगा। बीरबल की बातें, कुम्हार के काम का प्रत्यक्ष उदाहरण और जीवन का सरल दर्शन, इन सब ने मिलकर अकबर के मन पर गहरा असर किया। जैसे किसी ने उनके मन पर जमी निराशा की धूल को साफ कर दिया हो। उन्हें पहली बार अपनी स्थिति एक अलग दृष्टिकोण से नजर आई। वो शहंशाह थे, लेकिन थे तो एक इंसान ही, जिसे जीवन की चुनौतियों का सामना करना था। वो समस्याओं को खत्म नहीं कर सकते थे, लेकिन उनसे निपटने का अपना तरीका जरूर बदल सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि वो पूर्णता की तलाश में अपूर्णता से निराश हो रहे थे। वो असफलताओं से डरकर कोशिश करने से कतरा रहे थे। वो चुनौतियों के दबाव को बोझ समझ रहे थे, जबकि वही उन्हें मजबूत बना रही थी। वो सिर्फ मंजिल देख रहे थे, रास्ते के महत्व को भूल रहे थे। अकबर ने वृद्ध कुम्हार को धन्यवाद दिया और बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये निराशा के नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और कृतज्ञता के थे। तुमने आज हमें बचा लिया, बीरबल। तुमने हमें सिर्फ एक कुम्हार का काम नहीं दिखाया, तुमने हमें जीवन जीने का तरीका सिखा दिया है। तुमने हमें याद दिलाया है कि मुश्किलें अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है सीखने की, बढ़ने की और बेहतर बनने की। उस दिन जब अकबर महल लौटे, तो वो एक बदले हुए इंसान थे। उनके चेहरे पर वही पुरानी उदासी नहीं थी, बल्कि एक नई शांति और दृढ़ता थी। उन्होंने दरबार में जाना शुरू किया, लेकिन अब उनका अंदाज अलग था। वो समस्याओं को सुनते, लेकिन घबराते नहीं। वो असफलताओं को स्वीकारते, लेकिन निराश नहीं होते। वो दरबारियों और प्रजा के साथ अधिक धैर्य और सहानुभूति से पेश आते। उन्होंने समझना शुरू कर दिया था कि सल्तनत चलाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें उतार चढ़ाव आएंगे, बर्तन बिगड़ेंगे भी और बनेंगे भी। लेकिन एक कुशल कुम्हार की तरह उन्हें अपना काम करते रहना है, धीरज, लगन और सही नजरिए के साथ। उन्होंने सीखा कि मुश्किलों से भागना या उन पर निराश होना कोई हल नहीं है। हल है उन्हें स्वीकार करने में, उनसे सीखने में
और अपने नजरिए को बदलकर उनमें भी अवसर तलाशने में। ये बीरबल की सिखाई हुई सबसे बड़ी कला थी। मुश्किलों का सामना हंसकर नहीं, तो कम से कम हिम्मत और सही समझ के साथ करना। अकबर और बीरबल की ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुश्किलें और चुनौतियां अवश्यंभावी है। कोई भी इंसान, चाहे वो शहंशाह हो या आम आदमी, इनसे बच नहीं सकता। लेकिन हमारा नजरिया और उन मुश्किलों से निपटने का हमारा तरीका ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। बीरबल ने हमें सिखाया कि परिस्थितियों की अपूर्णता को स्वीकार करें, असफलता को सीखने का अवसर समझें, चुनौतियों को ताकत का स्रोत मानें, प्रक्रिया का सम्मान करें, सिर्फ परिणाम पर केंद्रित न रहें, नजरिया बदलें और समस्याओं में अवसर तलाशें। ये सबक सिर्फ अकबर के लिए नहीं, हम सब के लिए प्रासंगिक है। जब भी हम जीवन की मुश्किलों से घबराएं, जब हमें लगे कि हम किसी अंतहीन बोझ तले दबे जा रहे हैं, तो हमें उस कुम्हार और बीरबल की इस कहानी को याद करना चाहिए। यह हमें निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाएगी और हमें याद दिलाएगी कि हर मुश्किल अपने साथ उससे निकलने का रास्ता भी लेकर आती है। जरूरत है तो बस उसे सही नजरिए से देखने की। लाइक, कमेंट और शेयर का अनुरोध। दोस्तों, उम्मीद है आपको अकबर और बीरबल की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी और बीरबल से मिले जीवन के ये सबक आपके भी काम आएंगे। मुश्किलों का सामना करने का ये नजरिया वाकई हमें नई हिम्मत दे सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इसने आपको प्रेरित किया, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और हौसला बढ़ाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने में मदद करता है। आपको इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? क्या आपने भी कभी मुश्किलों का सामना करते हुए अपना नजरिया बदला है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार और अनुभव हमसे जरूर साझा करें। हमें आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होगी। और हां, इस प्रेरणादायक कहानी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और हर उस इंसान के साथ शेयर करना न भूलें जिन्हें शायद इस समय थोड़ी सी प्रेरणा और मुश्किलों से लड़ने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत हो। अगर आप भविष्य में भी अकबर बीरबल की ऐसी ही रोचक, मनोरंजक और जीवन बदलने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई कहानी आपसे छूट न जाए। हमारे साथ जुड़ने और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, मुश्किलें अस्थायी हैं, लेकिन उनसे मिली सीख स्थायी होती है। कहानी 4। एक सुबह दीवा नाम का दरबार पूरी रौनक पर था। दरबारी, मंत्री, सेनापति और फरियादी अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे। तभी दरबार में एक अजीब सी हलचल हुई। शहर का एक जाना माना अमीर सौदागर सेठ धनीराम लगभग रोते हुए दरबार में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे 2 सिपाही एक गरीब, फटेहाल दिखने वाले आदमी को पकड़कर ला रहे थे, जिसका नाम हरिराम था और वो शहर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और मजदूरी करके अपना पेट पालता था। सेठ धनीराम ने शहंशाह के सामने गिरकर विलाप करना शुरू कर दिया। दुहाई हो आलमपना, लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी तिजोरी से किसी ने सोने की अशर्फियों से भरा थैला चुरा लिया और चोर कोई और नहीं, ये नम कहराम हरिराम है। हरिराम हक्का बक्का रह गया। वो कांपती आवाज में बोला, नहीं हुजूर, सेठ जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं तो कल इनके यहां लकड़ी काटने गया था, अपनी मजदूरी लेकर सीधा घर चला आया। मैं भला चोरी क्यों करूंगा? अकबर ने गंभीरता से पूछा, सेठ धनीराम, आपको इतना यकीन कैसे है कि चोरी इसी हरिराम ने की है? क्या आपके पास कोई सबूत है? सेठ धनीराम ने आंसू पोंछते हुए कहा, हुजूर, कल शाम जब ये मेरे घर से गया, उसके कुछ देर बाद ही मैंने अपनी तिजोरी खोली तो थैला गायब था। उस वक्त घर में इसके सिवा कोई बाहरी आदमी नहीं आया था। ये गरीब है, लालच में आ गया होगा। और हुजूर, सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि जब सिपाहियों ने आज सुबह इसकी झोपड़ी की तलाशी ली,
तो तिजोरी की चाबी इसके बिस्तर के नीचे से मिली है। सिपाहियों ने एक छोटी जंग लगी चाबी पेश की। हरिराम चीख पड़ा, नहीं हुजूर, ये चाबी मेरी नहीं है, मुझे फंसाया जा रहा है। मैंने जिंदगी में कभी इतनी अशर्फिया एक साथ देखी भी नहीं। मेरे बिस्तर के नीचे ये चाबी कैसे आई, मुझे नहीं पता। दरबार में कानाफूसी होने लगी। मामला साफ लग रहा था। एक अमीर सौदागर, दूसरा गरीब मजदूर। मजदूर के घर से तिजोरी की चाबी मिलना एक बड़ा सबूत था। कई दरबारी हरिराम को संदेह की नजरों से देखने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने तो कह भी दिया, आलमपना, मामला शीशे की तरह साफ है। गरीबी इंसान से क्या नहीं करवाती, इसी ने चोरी की होगी। हरिराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार अपनी बेगुनाही की कस्में खा रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी गरीबी ही जैसे उसका सबसे बड़ा गुनाह बन गई थी। शहंशाह अकबर भी असमंजस में थे। सबूत हरिराम के खिलाफ था, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई और बेबसी दिख रही थी। अकबर ने अपनी अनुभवी नजरों से बीरबल की ओर देखा, जो अब तक खामोशी से सारा माजरा देख और सुन रहे थे। बीरबल सेठ धनीराम के आत्मविश्वास, जो कुछ ज्यादा ही लग रहा था, और हरिराम के सच्चे डर और निराशा को भांप रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मामले पर तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम्हें भी लगता है कि हरिराम ही चोर है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलम पनाह, पहली नजर में सबूत हरिराम के खिलाफ जाते हैं, खासकर चाबी का मिलना। लेकिन सिर्फ चाबी मिलने से यह साबित नहीं होता कि चोरी उसी ने की है। हो सकता है चाबी वहां रखी गई हो। हमें सच की तह तक जाना होगा। सेठ धनीराम थोड़ा बेचैन हुआ। राजा बीरबल, अब और क्या तहकीकात बाकी है? चोर सामने है, सबूत सामने है, इसे सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने सेठ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, शहंशाह का दरबार न्याय के लिए जाना जाता है, जल्दबाजी के लिए नहीं। अगर हरिराम बेगुनाह है तो उसे सजा देना अन्याय होगा, और अगर आप सच्चे हैं तो सच सामने आने में डर कैसा? बीरबल ने शहंशाह से अनुमति मांगी। आलम पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं इस गुत्थी को अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करना चाहूंगा। अकबर ने कहा, तुम्हें पूरी इजाजत है बीरबल। हमें विश्वास है कि तुम दूध का दूध और पानी का पानी कर दोगे। बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया, सेठ धनीराम और हरिराम दोनों को अलग अलग कमरों में नजरबंद कर दिया जाए, लेकिन आराम से रखा जाए। और हां, दरबार में 2 बड़ी समान आकार की पानी की सुराहियां, मिट्टी के घड़े और एक बोरी बारीक रेत मंगवाई जाए। दरबारियों को समझ नहीं आया कि चोरी के मामले का सुराही और रेत से क्या लेना देना। मुल्ला दो प्याजा ने फिर फुसफुसाया, लगता है बीरबल आज रेगिस्तान बनाने वाले हैं। कुछ ही देर में 2 चमकती हुई मिट्टी की सुराहियां और रेत की बोरी दरबार में हाजिर कर दी गई। बीरबल ने दोनों सुराहियों को दरबार के बीचों बीच रखवाया। फिर उन्होंने सेठ धनीराम और हरिराम को अलग अलग दरबार में बुलवाया। पहले सेठ धनीराम आया। बीरबल ने उससे कहा, सेठ जी, न्याय की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है, तब तक आपसे एक छोटा सा काम करवाना है। ये देख रहे हैं आप ये सुराही? आपको बस इतना करना है कि इस बोरी में से रेत लेकर इस सुराही को गले तक भरना है। ध्यान रहे, रेत का एक कण भी बाहर नहीं गिरना चाहिए और सुराही पूरी तरह भर जानी चाहिए। सेठ धनीराम को यह अजीब लगा, पर शाही हुक्म मानकर वो काम में लग गया। वो धनी आदमी था, ऐसे कामों की उसे आदत नहीं थी। वो लापरवाही से कभी जल्दी जल्दी, कभी बेमन से रेत भरने लगा। रेत भरते हुए काफी रेत नीचे भी गिरी, और सुराही भरने में भी उसने पूरी सफाई का ध्यान नहीं रखा। किसी तरह काम खत्म करके वो पसीना पोंछता हुआ खड़ा हो गया। बीरबल ने उसे वापस नजरबंदी में भेजने का इशारा किया। अब हरिराम को लाया गया। वो अब भी डरा हुआ था। बीरबल ने उससे भी वही करने को कहा। हरिराम, तुम्हें इस दूसरी सुराही को इस रेत से भरना है। ध्यान से, सफाई से भरना।
एक भी दाना बाहर न गिरे। हरिराम मजदूर आदमी था। उसके लिए ये काम मुश्किल नहीं था। हालांकि वो डरा हुआ था। उसने कांपते हाथों से, लेकिन बहुत ध्यान से और सलीके से सुराही में रेत भरना शुरू किया। वो एक एक मुट्ठी रेत ध्यान से डालता, ताकि कोई कण बाहर न गिरे। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से अपना काम किया, जैसे वो रोज अपनी मजदूरी का काम करता था। जब सुराही गले तक भर गई, तो उसने हाथ जोड़कर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने उसे भी वापस भेजने का इशारा किया। अब बीरबल दोनों सुराहियों के पास गए। पहली सुराही, जिसे सेठ धनीराम ने भरा था, उसके आसपास काफी रेत बिखरी हुई थी और भरने का तरीका भी बेढंगा था। दूसरी सुराही, जिसे हरिराम ने भरा था, उसके आसपास बिल्कुल सफाई थी और रेत बहुत सलीके से भरी गई थी। बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। आलम पनाह, चोर का पता चल गया है। सब हैरान रह गए। कैसे बीरबल? अकबर ने पूछा। इन सुराहियों से चोर का क्या पता चला? बीरबल ने समझाया। आलम पनाह, इंसान का स्वभाव और उसकी आदतें आसानी से नहीं बदलती, चाहे वो कितना भी नाटक क्यों न कर ले। मैंने इन दोनों को एक साधारण सा काम दिया, सुराही में रेत भरने का। सेठ धनीराम, ये अमीर है, ऐसे मेहनत के काम की इसे आदत नहीं। इसने काम को लापरवाही से, बेमन से और जल्दी जल्दी किया। काफी रेत नीचे गिराई। इससे पता चलता है कि ये ऐसे कामों का आदी नहीं और इसमें धैर्य की कमी है। लेकिन अगर इसने वाकई चोरी की होती और इसे डर होता कि कहीं मेरा राज न खुल जाए, तो ये हर काम बहुत ज्यादा सावधानी से करता, बनावटी लगने की हद तक। पर यह निश्चिंत था, क्योंकि इसे लगा कि चाबी वाला सबूत काफी है। हरिराम, ये गरीब मजदूर है, मेहनत करना इसकी आदत है। इसने डर और घबराहट के बावजूद अपना काम पूरी ईमानदारी, सफाई और धैर्य से किया, जैसा एक मेहनती और सच्चा इंसान करता है। रेत का एक कण भी बाहर नहीं गिरने दिया। लेकिन अगर इसने चोरी की होती और ये पकड़ा जाता, तो इसके मन में भयंकर डर होता। इस डर और घबराहट में ये इतना साधारण काम भी ठीक से नहीं कर पाता। इसके हाथ कांपते, रेत जरूर बाहर गिरती और काम में सफाई नहीं होती। पर इसने काम बहुत सलीके से किया, जो बताता है कि इसका मन साफ है, भले ही ये डरा हुआ है। बीरबल आगे बोले। आलम पनाह, मेरा मानना है कि हरिराम निर्दोष है। चोरी सेठ धनीराम ने खुद की है या करवाई है, और हरिराम को फंसाने के लिए चाबी उसके बिस्तर के नीचे रखती है। इसका कारण शायद सेठ की कोई और मजबूरी या लालच हो सकता है। बीरबल की ये मनोवैज्ञानिक व्याख्या सुनकर सब दंग रह गए। सेठ धनीराम का चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि सेठ धनीराम से सख्ती से पूछताछ की जाए। बीरबल की तर्कपूर्ण बातों और शहंशाह के हुक्म के आगे सेठ धनीराम ज्यादा देर टिक नहीं सका। उसने कबूल कर लिया कि उसने व्यापार में हुए घाटे को पूरा करने और कर्जदारों से बचने के लिए खुद ही अशर्फियों का थैला कहीं और छुपा दिया था और चोरी का नाटक रचा था। गरीब हरिराम को फंसाना आसान था, इसलिए उसने मौका देखकर चाबी उसकी झोपड़ी में डाल दी थी। सच सामने आने पर शहंशाह अकबर ने आदेश दिया कि हरिराम को बाइज्जत बरी किया जाए और सेठ धनीराम को उसकी धोखाधड़ी, चोरी का झूठा इल्जाम लगाने और दरबार को गुमराह करने के अपराध में कठोर दंड दिया जाए। उसकी छुपाई हुई अशर्फिया जब्त कर ली गई और उसे कारागार भेज दिया गया। हरिराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। राजा साहब, आपने आज मुझे बचा लिया। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। इसमें एहसान कैसा हरिराम, ये तो मेरा फर्ज था। शहंशाह के राज में किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। शहंशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से एक बार फिर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भरी सभा में बीरबल की प्रशंसा की। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और सच्ची बुद्धि
केवल तथ्यों को नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और मनोविज्ञान को भी समझती है। किसी को सिर्फ उसकी गरीबी या हालात देखकर दोषी मान लेना अन्याय है। बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल एक बेगुनाह की जान बचाई, बल्कि न्याय के महत्व को भी स्थापित किया। दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे बीरबल ने अपनी अनोखी तरकीब से एक बेगुनाह मजदूर को बचाया और असली दोषी को सजा दिलाई। उम्मीद है आपको बीरबल की ये चतुराई भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और बीरबल की न्यायप्रियता ने आपका दिल छुआ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपको बीरबल की रेत वाली तरकीब कैसी लगी? क्या आप सोच सकते थे कि इससे चोर का पता चल जाएगा? नीचे कमेंट करके अपने विचार जरूर साझा करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि वे भी बीरबल की बुद्धिमत्ता का आनंद ले सकें और ये सीख सके कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आप अकबर बीरबल की ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां देख सकें। देखने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी 5। हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और बौद्धिक चर्चाओं के लिए पूरे आलम में मशहूर था। दीवाने खास में मखमली गद्दों और जरदोजी के पर्दों के बीच बादशाह अकबर अक्सर अपने नवरत्नों और अन्य दरबारियों के साथ गंभीर मसलों पर विचार विमर्श करते थे। कभी कभी उनके मन में कुछ ऐसे पेचीदा सवाल उठते थे जो दरबार के बड़े बड़े विद्वानों और सूरमाओं को भी सोचने पर मजबूर कर देते थे। ऐसे मौकों पर सबकी निगाहें एक ही शख्स पर जाकर टिक जाती थी, राजा बीरबल, जो न सिर्फ अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई, बल्कि अपनी गहरी समझ और असाधारण तर्क क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक ऐसी ही सुबह, जब सूरज की पहली किरणें आगरा के किले की दीवारों को सुनहला कर रही थी, बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थी और आंखों में एक अजीब सी चमक, जो अक्सर किसी नई चुनौती या पहेली के जन्म लेने पर दिखाई देती थी। दरबार रोज की तरह भरा हुआ था। नवरत्नों में तानसेन अपने तानपुरे के तारों को धीमे से छेड़ रहे थे। राजा टोडरमल राजस्व के किसी दस्तावेज में उलझे थे और अबुल फजल किसी ऐतिहासिक वृत्तांत पर नजर दौड़ा रहे थे। अन्य दरबारी, अमीर उमरा, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे। अचानक बादशाह अकबर ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, दरबारियों, आज हमारे ज़हन में एक ऐसा सवाल कौंध रहा है जिसने हमें रात भर सोने नहीं दिया। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरी कायनात में, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज आखिर है क्या? लेकिन शर्त यह है कि वो चीज ऐसी होनी चाहिए जिसे न कोई देख सकता है, न छू सकता है, फिर भी उसमें इतनी ताकत हो कि वो बड़े बड़े साम्राज्यों को बना भी सके और पलक झपकते ही खाक में मिला भी सके। बादशाह का सवाल सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कोई मामूली सवाल नहीं था। ये एक पहेली थी, एक गूढ़ रहस्य जिसके तार दर्शन, शक्ति और अस्तित्व के मूल तक जाते थे। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। कानाफूसी शुरू हुई। बड़े बड़े पंडित, ज्ञानी और अनुभवी सेनापति भी सोच में पड़ गए। ऐसी कौन सी अनदेखी, अनछुई शक्ति हो सकती है जो तकदीरें बदलने का माद्दा रखती हो? सबसे पहले दरबार के मुख्य सेनापति मान सिंह जी, जो अपनी बहादुरी और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, आगे आए। उन्होंने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, मेरे ख्याल से वो सबसे शक्तिशाली चीज साहस या वीरता है। इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता। ये योद्धा के हृदय में निवास करती है। इसी के बल पर सैनिक युद्ध जीतते हैं, नए राज्य फतह किए जाते हैं और साम्राज्य बनते हैं, और साहस की कमी ही साम्राज्यों के पतन का कारण बनती है। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली। सेनापति जी, आपकी बात में वजन है। साहस निश्चय ही एक बड़ी शक्ति है, लेकिन क्या साहस हमेशा अनदेखा होता है? क्या हम युद्ध के मैदान में सैनिकों की आंखों में,
उनके कार्यों में साहस की झलक नहीं देखते? और क्या केवल साहस ही साम्राज्य बनाता या बिगाड़ता है? कभी कभी तो बड़ी बड़ी सेनाएं भी एक छोटी सी चूक या गलत निर्णय से हार जाती हैं। मान सिंह निरुत्तर होकर अपनी जगह लौट गए। अब बारी थी दरबार के मुख्य मुफ्ती मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी की। वो अपनी विद्वत्ता और धार्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मेरे विचार में वो अनदेखी और अनछुई शक्ति आस्था या ईश्वर की इच्छा है। हम ईश्वर को देख या छू नहीं सकते, पर उसकी इच्छा सर्वोपरि है। आस्था के बल पर ही लोग बड़े बड़े काम कर जाते हैं, पहाड़ों को हिलाने की ताकत रखते हैं, और जब ईश्वर की इच्छा बदलती है तो बड़े बड़े तख्तो ताज पलट जाते हैं। बादशाह अकबर ने सिर हिलाया। मौलाना साहब, आपकी बात भी विचारणीय है। आस्था में निश्चय ही असीम शक्ति है, लेकिन आस्था को अक्सर प्रतीकों, इबादतगाहों और धार्मिक रस्मों के जरिए व्यक्त किया जाता है जो देखे जा सकते हैं, और ईश्वर की इच्छा को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। हम एक ऐसी शक्ति की बात कर रहे हैं जो ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से साम्राज्यों के बनने बिगड़ने में भूमिका निभाती हो, भले ही वो खुद अदृश्य हो। मौलाना भी संतुष्ट न कर सके। इसके बाद दरबार के एक धनी व्यापारी सेठ जगतराम, जिन्हें अपनी व्यापारिक सूझबूझ पर बड़ा नाज था, ने हिम्मत जुटाई। हुजूर, माफी चाहूंगा, पर मेरे अनुसार वो सबसे शक्तिशाली चीज प्रभाव या साख है। इसे तोला या मापा नहीं जा सकता, पर एक प्रभावशाली व्यक्ति या राज्य की बात का वजन होता है। अच्छी साख से व्यापार बढ़ता है, मित्र राज्य बनते हैं, साम्राज्य फलता फूलता है, और साख बिगड़ने पर सब कुछ तबाह हो सकता है। अकबर मुस्कुराए। सेठ जी, प्रभाव और साख महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या प्रभाव अक्सर धन, पद या सैन्य शक्ति जैसी देखी जा सकने वाली चीजों पर निर्भर नहीं करता? और क्या साख हमेशा अदृश्य होती है? हम तो लोगों के व्यवहार, उनकी ईमानदारी से उनकी साख का अंदाजा लगाते हैं। सेठ जगतराम भी चुपचाप पीछे हट गए। एक एक करके कई और दरबारियों ने अपनी किस्मत आजमाई। किसी ने ज्ञान कहा तो किसी ने समय, किसी ने प्रेम तो किसी ने घृणा। हर जवाब में कुछ सच्चाई थी, लेकिन कोई भी बादशाह की शर्तों पर पूरी तरह खरा नहीं उतरता था। ज्ञान किताबों में देखा जा सकता था, समय को घड़ियों और कैलेंडरों से मापा जाता था। प्रेम और घृणा अक्सर चेहरे के भावों और कार्यों से प्रकट हो जाते थे। दरबार में निराशा फैलने लगी। बादशाह अकबर की नजरें अब उस शख्स को तलाश रही थी जो अब तक खामोश बैठा था, बीरबल। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उनकी आंखों में एक परिचित चमक थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में डूबे हों। उन्होंने हर दरबारी के जवाब और बादशाह की प्रतिक्रिया को बड़े ध्यान से सुना था। अब जब सबकी उम्मीदें जवाब दे चुकी थी, बादशाह अकबर ने सीधे बीरबल को संबोधित किया। बीरबल, पूरा दरबार हमारे सवाल का जवाब देने में नाकाम रहा है। अब आपकी बारी है। क्या आपके पास इस पहेली का कोई हल है? आखिर वो कौन सी अनदेखी, अनछुई शक्ति है जो साम्राज्यों को बनाने और मिटाने का दम रखती है? पूरा दरबार सांस रोककर बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से बादशाह को सलाम किया और फिर पूरे दरबार पर एक नजर डाली। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। आलम पनाह, बीरबल ने शांत और सधी हुई आवाज में कहना शुरू किया। आपके सवाल का जवाब जितना जटिल लगता है, उतना ही सरल भी है। वो अनदेखी, अनछुई और सबसे शक्तिशाली चीज जो बड़े बड़े साम्राज्यों को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, वो है विचार, या जिसे हम आम भाषा में सोच कहते हैं। दरबार में एक पल के लिए फिर सन्नाटा छा गया। विचार, सोच, ये कैसा जवाब था? कई दरबारियों के चेहरे पर अविश्वास और कुछ के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उन्हें लगा बीरबल मजाक कर रहे हैं या उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। एक दरबारी जो बीरबल से थोड़ी ईर्ष्या रखता था,
बोल ही पड़ा, बीरबल जी, ये क्या बचकाना जवाब है? विचार तो हर किसी के मन में आते जाते रहते हैं, इसमें इतनी शक्ति कहां से आ गई? बीरबल मुस्कुराए और उस दरबारी की ओर देखकर बोले, जनाब, आप शायद विचार की असली ताकत को कम आंक रहे हैं। जरा गौर फरमाइए। अब बीरबल ने बादशाह अकबर को संबोधित करते हुए अपनी बात विस्तार से समझानी शुरू की। आलमपना, विचार या सोच ही वो मूल तत्व है जो हर क्रिया, हर आविष्कार, हर निर्माण और हर विनाश के पीछे होता है। अनदेखा और अनछुआ, क्या कोई विचार को देख सकता है? क्या कोई सोच को छू सकता है? नहीं, ये हमारे मस्तिष्क के अंदर उपजता है, एक अमूर्त रूप में। जब तक हम उसे शब्दों या कार्यों में व्यक्त न करें, वो पूरी तरह अदृश्य और अस्पृश्य रहता है। ये बादशाह की पहली शर्त पूरी करता है, साम्राज्य निर्माता। अब देखिए ये साम्राज्य कैसे बनाता है। एक शक्तिशाली विचार जैसे एकता का विचार, न्याय का विचार, स्वतंत्रता का विचार या एक नई शासन प्रणाली का विचार जब किसी नेता या समूह के मन में आता है और वह उसे प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाता है, तो वो लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है। लोग उस विचार के लिए एकजुट होते हैं, संघर्ष करते हैं और बड़े बड़े साम्राज्यों की नींव रख देते हैं। हुजूर, आपके महान पूर्वज बाबर के मन में हिंदुस्तान फतह करने का विचार ही तो आया था, जिसने मुगल सल्तनत की नींव रखी। एक कुशल रणनीतिकार के मन में उपजा युद्ध जीतने का विचार ही सेना को विजय दिलाता है। एक वास्तुकार के मन में आया भव्य इमारत का विचार ही ताजमहल जैसी अजूबा खड़ा कर देता है। ये सब विचार की ही तो देन है, जो पहले अदृश्य थे पर बाद में साकार होकर साम्राज्य और उसकी शान बने। साम्राज्य विनाशक, और यही विचार जब नकारात्मक या विनाशकारी हो जाए तो साम्राज्यों को मिटाने में भी क्षण भर नहीं लगाता। जरा सोचिए, विद्रोह का एक विचार, घृणा का एक विचार, अविश्वास का एक विचार या किसी झूठी अफवाह का विचार, जब ये लोगों के मन में घर कर जाता है तो क्या होता है? भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, प्रजा राजा के खिलाफ हो जाती है, सहयोगी राज्य दुश्मन बन जाते हैं। एक छोटी सी गलतफहमी या शक का विचार बड़े बड़े गठबंधनों को तोड़ देता है। शासक के मन में आया अहंकार या अन्याय का विचार प्रजा को उससे दूर कर देता है और पतन का कारण बनता है। एक झूठी अफवाह, जो मूलतः एक बुरा विचार ही है, पूरे शहर में दंगे भड़का सकती है, सेना का मनोबल तोड़ सकती है और स्थिर साम्राज्य में उथल पुथल मचा सकती है। इतिहास गवाह है कि कई सल्तनतें बाहरी हमलों से नहीं, बल्कि अंदरूनी कलह, साजिशों और नकारात्मक विचारों के फैलने से तबाह हुई है। बीरबल ने एक पल रुककर दरबारियों के चेहरों को देखा। अब वहां अविश्वास नहीं, बल्कि गहरी सोच और सहमति के भाव थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। दरबारियों ने जो जवाब दिए, साहस, आस्था, प्रभाव, ज्ञान, वे सब भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे सब भी कहीं न कहीं विचार से ही जन्म लेते हैं या उसी से निर्देशित होते हैं। साहस बिना सही विचार के अंधा हो सकता है। आस्था को दिशा देने के लिए विचार चाहिए। प्रभाव बनाने या बिगाड़ने के पीछे भी कोई न कोई सोच या विचार ही होता है। ज्ञान भी तब तक शक्तिहीन है जब तक उसे इस्तेमाल करने का विचार न आए। विचार एक बीज की तरह है, आलमपना, एक नन्हा सा अदृश्य बीज। यदि वो अच्छा है, सही जमीन और पानी मिले तो विशाल फलदार वृक्ष बन सकता है, जो अनेकों को छाया और पोषण दे, एक समृद्ध साम्राज्य की तरह। लेकिन यदि वो बीज जहरीला है तो वो एक ऐसा पौधा हो सकता है जो पूरे बाग को तबाह कर दे, एक ढहते हुए साम्राज्य की तरह। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, इसलिए जहांपनाह, मेरे विनम्र मत में विचार ही वो सबसे शक्तिशाली, अनदेखी और अनछुई चीज है जो साम्राज्यों को बनाने और मिटाने दोनों का मादा रखती है। पूरे दरबार में अब पूर्ण शांति थी। हर कोई बीरबल के तर्क, उनके उदाहरणों और उनकी गहरी समझ से स्तब्ध और प्रभावित था। उन्होंने न केवल सवाल का जवाब दिया था,
बल्कि उसकी ऐसी व्याख्या की थी जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया था। बादशाह अकबर के चेहरे पर गहरी संतुष्टि और प्रशंसा के भाव थे। वो अपनी जगह से उठे, जो वो अक्सर नहीं करते थे। वाह बीरबल, वाह! बादशाह के मुख से निकला। आपने न सिर्फ हमारे पेचीदा सवाल का जवाब दिया है, बल्कि उसकी ऐसी परतें खोली है जहां तक हमारी सोच भी नहीं गई थी। वाकई, विचार एक साधारण सा लगने वाला शब्द, पर इसमें ब्रह्मांड को बदलने की शक्ति छिपी है। इसे न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, पर यही इंसान को हैवान और फरिश्ता, निर्माता और विध्वंसक बनाता है। आज आपने फिर साबित कर दिया कि आपकी बुद्धि और समझ का कोई सानी नहीं है। बादशाह ने इशारे से खजांची को बुलाया और बीरबल को एक कीमती मोतियों की माला इनाम में देने का हुक्म दिया। दरबारियों ने भी तालियां बजाकर बीरबल की प्रशंसा की। वे समझ गए थे कि क्यों बादशाह अकबर बीरबल को इतना मानते थे और क्यों ऐसे सवालों के जवाब सिर्फ बीरबल ही दे सकते थे। उस दिन के बाद दरबार में जब भी शक्ति की बात होती, तो तलवारों और सेनाओं से पहले विचार की शक्ति का जिक्र जरूर होता। और सबको याद आता वो दिन जब बादशाह अकबर ने एक ऐसा सवाल पूछा था जिसका जवाब सिर्फ बीरबल ही दे सकता था। ये किस्सा भी अकबर और बीरबल के अनगिनत बुद्धिमत्तापूर्ण संवादों की लंबी सूची में एक और नगीने की तरह जुड़ गया, जो पीढ़ियों तक लोगों को सोचने और सीखने के लिए प्रेरित करता रहा। कहानी